ओके मालिक। हेलो हेलो। ग्राउंड लेवल पे भी कोई इनहेरिटेंस होता है जिनका वो रिस्क क्या हो सकता है मैनेजमेंट रिमेंट देन ओके मालिक। तो मालिक अपन ने पहला क्वेश्चन किया जहां पर हमने पूछा एरिया में कि भाई साहब ऑडिट का रिलेशनशिप किसके साथ में है, तो अपन ने 8 रिलेशनशिप तैयार किए। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा ऑब्जेक्टिव ऑडिटर, जो अपन ने पहले पढ़ा है, बस आपको नोट्स में से एक बार गो थ्रू करना था। ऑब्जेक्टिव ऑडिटर। तीसरा हमने देखा स्कोप ऑफ ऑडिट। टेस्ट कंट्रोल। जब मैं स्कोप ऑफ ऑडिट की बात कर रहा हूं तो स्कोप ऑफ ऑडिट में अपन ने 3 स्कोप देखे। सबसे पहले ऑडिटर सारे स्कोप कवर करेगा, सारे एस्पेक्ट्स कवर करेगा। दूसरा, वो एस्पेक्ट्स में रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी का ध्यान रखेगा। और तीसरा, वो डिस्क्लोजर्स का इवैल्यूएशन करेगा। सर आउट ऑफ स्कोप की बात करें, आउट ऑफ स्कोप में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले वो फिजिकल वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन का ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा। और तीसरा चीज, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मैं ये चीज क्लियर समझा दूं, ओके, ब्रेक के बाद अपना डिस्कशन में कॉमन है। इसका मतलब ऑडिट मतलब कोई सीए इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता ऐसा नहीं है, याद रखिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इन्वेस्टिगेशन का काम मिल सकता है, पर इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिट अलग है। इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन आर नॉट सेम। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इज विद इन द स्कोप और आउट ऑफ द स्कोप? आउट ऑफ द स्कोप। इंटरनल कंट्रोल डालने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। कंट्रोल्स मैनेजमेंट, पॉलिसी प्रोसीजर कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। तो मेरे को बताओ, विद इन द स्कोप और आउट ऑफ द स्कोप? आउट ऑफ द स्कोप, बात खत्म। ये आउट ऑफ द स्कोप वाले, आउट ऑफ द स्कोप वाले भले भले ही यहां पर लिखे हुए नहीं है, लिखे हुए नहीं है। अपन ने भले ही यहां पर 3 चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा। यहां पर अपन और 2-3 एलिमेंट जो जनरली समझे है वो ऑल टुगेदर आपके दिमाग में आना चाहिए। सर और जनरली क्या समझे? यहां पर अपन को मालूम पड़ना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, अपने आउट ऑफ द स्कोप है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन अपने स्कोप में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन अपने स्कोप में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आउट ऑफ स्कोप में है। उसी तरह आईसी, आईसी का फुल फॉर्म इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल डालने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। ओके, अगेन ये आउट ऑफ द स्कोप जाएगा मालिक, ये भी आउट ऑफ द स्कोप है। लॉजिक ये ध्यान रखना, ये आपके टेक्स्ट बुक वाइज नहीं रहेगा, ओके, थियरी वाइज नहीं रहेगा, लेकिन ये मैं एडिशनली आपको नोट करके रख रहा मालिक। और इसी बेस पे अपना चौथा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एक आता है, दैट इज कॉल्ड ईला। ओके, एक बार अपना डेटाबेस आ जाए, डेटाबेस आ जाए मतलब एक बार अपना कंटेंट अच्छा खासा हो जाए, फिर अपन सेकंड हाफ अपन रिवीजन में डाल सकते हैं। क्योंकि अभी रिवीजन भी करे तो कितना करे, तो रिवीजन के लिए कंटेंट भी तो नहीं है। तो सेकंड हाफ का प्रोसेस, एक थोड़ा सा टाइम जाने के बाद तो सेकंड हाफ का प्रोसेस रिवीजन क्वेश्चन बैंक, रिवीजन क्वेश्चन बैंक, उस फॉर्मेट में घुस जाएगा। इला का फुल फॉर्म होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए मालिक। वैसे कॉन्सेप्चुअली आपने डे 1 से समझा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी मसाले के ऊपर मसाले के ऊपर अपने को डिस्कशन करना है इला का। सर इला का फुल फॉर्म है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। प्लीज सुनिए, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्यों है? अगर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट नहीं होता ना, तो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस देने का कारण ही क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। यानी देयर वर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से हम लोग कौन सा एश्योरेंस दे पा रहे हैं? रीजनेबल। अगर ये आप उड़ा दो, आप बोलो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है ही नहीं, ओके, आप जो आप एश्योरेंस दोगे वो कौन सा एश्योरेंस हो जाएगा? एब्सोल्यूट। तो सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में कौन से पॉइंट्स है? ओके, आराम से। सबसे पहला, मेरा पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, क्या उसमें कुछ जजमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना जजमेंट के बनता है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज पे बनती है? अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन बनाएगा? मैनेजमेंट या ऑडिटर?
statement. अकाउंटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज मैं एएफआरएफ नहीं बोल रहा हूं, पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजिंग की पॉलिसी है, मैनेजमेंट। देखो वो जो पॉलिसी है वो एएफआरएफ के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज होगी वो बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। क्या उस पॉलिसीज पे जजमेंट लगाया जाता है? जजमेंट लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है पॉलिसी मेकिंग में? अब मेरे को बताओ, जजमेंट जो लगाया जाता है वो जजमेंट किसका होता है, मैनेजमेंट का या ऑडिटर का? क्या मैनेजमेंट के जजमेंट में और ऑडिटर के जजमेंट में फर्क आ सकता है? क्या उसकी वजह से मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है? यही दिक्कत है। मेरे को बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लगाना चाहिए? कितना लगाना चाहिए? मेरे को एक आंसर दीजिए, एक नंबर दीजिए ना। ओके 5%। ओके मैनेजमेंट ने 15% लगाया। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा जजमेंट 5% पे आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कितना लगाया? 15। अब मेरे को बताओ, क्या क्या देखा जाए तो सही जजमेंट रीजनेबल नहीं है, लेकिन क्या ये ग्राउंड है जिसपे अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ये सही नहीं है तो सवाल आएगा कौन बोल रहा है ये सही नहीं है? कहां पर लिखा है कि 5% होना चाहिए, 15% नहीं होना चाहिए? बताइए तो सही, कहां पर लिखा हुआ है? कहां पर लिखा हुआ है कि 5% होना चाहिए? कहां पर लिखा हुआ है 15% नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जजमेंट है, रीजनेबल अनरीजनेबल। सर अगर ऐसा कुछ होता है हमको समझना जरूरी है। एज ए ऑडिटर मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ये मटेरियल मिसस्टेटेड है। मेरे को बताओ ना, 5% से 5 करोड़ 5 लाख हो रहा था, 15% से 15 लाख माइनस हो गए। मेरे को बताओ प्रॉफिट कितने से माइनस ज्यादा हो गया? 10 लाख से माइनस ज्यादा हो गया ना रे। यानी जिधर 5 लाख ही प्रॉफिट कम करना था उधर अपन ने 15 लाख प्रॉफिट कम कर दिया मालिक। 15 लाख 5 लाख समझ में कुछ आया क्या? 5 लाख मतलब क्या? ओके मेरा 5% वाला एक एग्जांपल दिया मैंने। अब वो 15 लाख मतलब कौन सा लिया मैंने? 15%। मैं कितना लेने बोल रहा हूं? 5 लाख। ओके मैनेजमेंट कितना ले रहा है? 15। इस ये ले रहा है तो प्रोविजन दे रहा है, तो पीएनएल डेबिट में डाल रहा होगा ये। तो पीएनएल डेबिट में जब जा रहा होगा तो क्या कम हो रहा है? प्रॉफिट। अब मेरे को बताओ इसकी वजह से टैक्स भी तो कम ही हो रहा है। तो अब मेरे को बताओ 10 लाख से टैक्स कम हो रहा है, 10 लाख से प्रॉफिट कम हो रहा है, 15 लाख के मतलब ये 10 लाख से आपका डेटस का वैल्यूएशन भी तो गड़बड़ हो रहा है ना। बैलेंस शीट में जो डेटस वैल्यू दिखने चाहिए थे 10 लाख ज्यादा पे, वो कम पे दिख रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्या ये मतलब मिसस्टेटमेंट जैसा ही फीलिंग है? लेकिन प्रूव करो कि ये मिसस्टेटमेंट है। प्रूव करो मुझे। कैसे प्रूव कर पाओगे? प्रूव कर पाओगे? दिक्कत इला। पहला इला का पॉइंट यही है। पहला बोलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि जिसमें जजमेंट लगाया जाता है, और जजमेंट मैनेजमेंट और ऑडिटर के जजमेंट में फर्क आ सकता है। और अगर ये जजमेंट में फर्क आया तो ऑडिटर इस जजमेंट को लेकर बेस नहीं बोल सकता ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता है? ओके भाई साहब रीजनेबल। लेकिन ट्रू एंड फेयर कैसे डिसाइड करोगे 5 लाख 15 लाख का? क्योंकि ये कहीं पर लिखा भी तो नहीं है ना, एएफआरएफ में भी तो नहीं दिया है। एएफआरएफ थोड़ा ना इसके लिए, ये तो जजमेंट लगाना है। किसको लगाना है? मैनेजमेंट को। अब यही तो दिक्कत वाली बात है मालिक। आत्मा क्लियर? ठीक है। कंट्रोल डालने वाली जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। अब मेरे को बताओ, जैसा कंट्रोल लिखा है क्या वैसे का वैसा होता है क्या? दिक्कत। अच्छा अब मेरे को बताओ, ओके टीओसी करना मतलब क्या करना बेटा? टीओसी करना मतलब टेस्ट करना, मतलब जाके बैठ के चेक करना। ओके अच्छा एग्जांपल आपको एबीसीडी याद है? पॉलिसी प्रोसीजर में क्या लिखा था? ए ये करेगा, बी ये करेगा, सी ये करेगा, डी ये करेगा, ई ये करेगा। ये लिखा था ना मालिक। मैं जाके ए के बाजू में बैठूंगा, बी के बाजू में बैठूंगा, सी के बाजू में बैठूंगा, डी के बाजू में बैठूंगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या पूरे साल उसके बाजू में बैठते जाऊंगा टीओसी करूंगा? ओके टीओसी कितनी बार करूंगा मैं? एक बार। और उसके बाद मैं उसको आरएमएम में डाल दूंगा। अब टैक्टफुली सोचिए यार। ओके अब मेरे को बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और तुम्हारे ऊपर नजर रखा हो, तब तुम तो अच्छा ही काम करोगे ना। लेकिन मेरे जाने के बाद मां कसम साला तवाई का। समझ रहा कुछ मेरा पॉइंट? कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है, कंट्रोल्स के नेचर ही ऐसे, कुछ नहीं कर सकते यार। कंट्रोल का इनहेरेंट लिमिटेशन है। अच्छा और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेकर चेकर सुना है कभी वर्ड? व्हाट इज मेकर चेकर? एक आदमी मेकर है और एक आदमी चेकर है। इसका मतलब क्या है? ओके ये जो मेकर है ये कुछ बनाएगा, उसको चेक करने वाला उसको चेक करेगा, और अगर गलत बनाया तो उसको रेक्टिफाई करवाएगा। एवरीबॉडी। ये यूजुअली मेकर चेकर कब डालते हैं? छोटे मोटे अमाउंट में या बड़े अमाउंट में? बड़े अमाउंट में जिधर रिस्क ज्यादा है। मेरे को बताओ कि अगर बाई चांस बात करो 5 रुपए का खर्च करना है, मेकर चेकर लगा रहा हूं, 5 रुपए खर्च करना है। ये जो मेकर है मिस्टर ए है,
और जो चेकर है मिस्टर बी है, अगर 5 रुपए खर्च करना है तो बी काय के लिए पंचायती करेगा, लेकिन अगर 5 की जगह 5,000 खर्च करना है, क्या बी ने पंचायती करनी चाहिए कि 5,000 किधर खर्च हो रहे हैं? मेकर चेकर। ओके सर, मेकर ओके एक इनवॉइस बना रहा है। कौन सा इनवॉइस? परचेज इनवॉइस। कुछ तो परचेज किया आपने, कुछ तो परचेज किया। चेकर उस इनवॉइस को चेक कर रहा है और उसके बाद ही पेमेंट होता है। अगर कंट्रोल इनएफिशिएंट है तो पेमेंट होने का तरीका समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी पेमेंट होने का तरीका समझा क्या कि नहीं समझा? पेमेंट कैसे हो रहा है? सबसे पहले बना कौन रहा है इनवॉइस? इनवॉइस कौन बना रहा है? मेकर। और उसको चेकर चेक कर रहा है, उसके बाद ही पेमेंट हो रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन है, ओके यानी आपको मेरे को बताओ चेकर क्यों लगाया आपने? एक कंपनी ने चेकर क्यों लगाया? क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब क्यों? क्रॉस वेरीफाई करने का इंटेंशन क्या है? ओके कंट्रोल अच्छे के नहीं, यही लगा मतलब कंट्रोल अच्छे करने के लिए लगाया ना। यानी मेरे को बताओ क्या ये फ्रॉड को प्रिवेंट कर पाएगा? क्या ये एरर को प्रिवेंट कर पाएगा? मेन एजेंडा क्या है मेरे को? अच्छा मेरे को बताओ बी चेक क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ए फ्रॉड करे, ए खुद के जेब में पैसे डाल रहा होगा, एक फर्जी इनवॉइस बना रहा होगा। लेकिन मेरे को बताओ क्या बी उसको चेक करके बोल सकता ना ये गलत है? तो अब मेरे को बताओ व्हाट इफ ए और बी दोनों मिल गए साथ में? तो आगे ये इला नहीं है, ये इला के लिए बेस बन रहा है। आप समझो ये कंट्रोल का लिमिटेशन है। आपके सामने कंट्रोल बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं, आप जितने भी जन बोलोगे अरे मां कसम ये बरोबर कर रहा है। अच्छा ए बी सी डी ई अपन ने अलग अलग देखा, आपके सामने सही था ना? व्हाट इफ पांचों के पांचों मिल गए? 5 जन को मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 जन को मिलना आसान। अब इमेजिन करो ओके ये दोनों मिल गए, या उसमें बी और सी जो बनाते मालूम है चेकिंग करते थे वो मिल गए और फ्रॉड कर लिया। एग्जाम्पल बी की सैलरी बनानी थी और बी ने बोला उसकी सैलरी 50,000 है, एक काम करता है 70,000 डालते हैं, सी को बोलता है तू चेकिंग करेगा तब 70 ही कर, और जो 20,000 एक्स्ट्रा ले रहा हूं 10,000 तेरा 10,000 मेरा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? इला का बेस है ये इला नहीं है, इला का बेस। इला का कारण बता रहे अपन बोल रहे इसी के कारण हम रीजनेबल एश्योरेंस दे पा रहे हैं। अब हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा। सर क्या देखा? ओके इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जजमेंट लगता है, और जजमेंट मैनेजमेंट का हो या ऑडिटर का हो, क्या ये दोनों जजमेंट सेम होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग। कंट्रोल्स कौन डालता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंट्रोल डालते वक्त मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगाया रहता है। ओके मैनेजमेट अपने जजमेंट के हिसाब से काम करता है। ओके भाई साहब ऐसा हो सकता है कंट्रोल जैसा चाह रहे हैं वैसा काम ना करे। दिस इज फर्स्ट रीजन, फर्स्ट बैकग्राउंड ऑफ इला, and that is called nature of financial reporting। क्या बोला मैंने? nature of financial reporting। क्या बोला आत्मा लोग? nature of financial reporting, nature of financial reporting। आराम से आराम से। तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है? मतलब कल को कौन सा दूसरा बता रहा है? चुपचाप चले जाओ। ओके जगह क्रॉस वेरीफाई हो रहा होगा। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरे ख्याल से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लॉजिक बैठा क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मसाला क्या होगा? मसाला बताओ मेरे को, नोट्स में देखे बिना मसाला क्या होगा इसका? मसाला क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऐसा नेचर है जहां पर मैनेजमेंट के जजमेंट लगते हैं, और मैनेजमेंट के जो जजमेंट लगते हैं वो कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। यानी इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट और ऑडिटर का जजमेंट क्या इसमें फर्क आ सकता है? पर ये बेस नहीं हो सकता जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? अरे हाँ या ना? आवाज आ नहीं रही है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या डाले हुए थे मैनेजमेंट ने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए थे उसके लिए क्या मैनेजमेंट ने कंट्रोल डाले थे? मैनेजमेंट को लग रहा है वो कंट्रोल बहुत अच्छे है, लेकिन हो सकता है कंट्रोल अच्छे ना हो। ओके नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आपका 2 पैराग्राफ बनता है, 2 पैराग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बनता है। ओके पहला जिसमें आप बताओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हुए हैं वो जजमेंट के ऊपर बने हुए हैं, और जजमेंट ऑडिटर का और मैनेजमेंट का अलग अलग हो सकता है। और दूसरा जो आंसर होगा उसमें आप लिखोगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो बनने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ कंट्रोल डाले हैं, और ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें कंट्रोल क्या हो सकता है? सरकमवेंट। सरकमवेंट मतलब टूट सकता है। अपने को क्या लगा था बेटा? ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे, बराबर काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, मतलब अच्छे से काम करेंगे या साथ में मिलके काम करेंगे? अच्छे से। लेकिन साले मिल गए। अब मेरे को बताओ क्या ये मिले और आपने को आके बताएंगे हम मिले हुए? नहीं भाई। अरे यार उनका ऑब्जेक्टिव एजेंडा ही वही है, तो ऐसा हो सकता है, चांस ये है। तो पहला पॉइंट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकेंड आंसर सबको आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ
ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सुनिए मालिक, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट मुझे एविडेंस चाहिए। दो चीज होगी, मैनेजमेंट या तो एविडेंस देगा या तो नहीं देगा। मेरे को बताओ क्यों नहीं देगा वो? अगर नहीं दे रहा तो क्यों नहीं देगा? उसने कुछ तो फ्रॉड किया होगा, या तो उसको कुछ डर होगा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ये अगर नहीं देता है तो क्या मैं तोड़ दो दरवाजा और खोल लू? कर सकता हूं क्या? दिक्कत वाली बात। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अपने ऑडिट प्रोसीजर की प्रॉब्लम ही यही है कि ऑडिट प्रोसीजर खाली एविडेंस लेने तक सीमित रखते हैं। एविडेंस अगर मैनेजमेंट नहीं देता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, हम कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। मैं रिपोर्ट कर सकता हूं। मैं किस में डालूंगा ये रिपोर्ट करने के लिए? ऑडिट रिपोर्ट में। किस में डालूंगा मालिक? ऑडिट रिपोर्ट में। इज दैट पॉइंट क्लियर? मैं किस में डालूंगा? ऑडिट रिपोर्ट में डालूंगा मालिक। मैं वापस बोल रहा हूं, किस में डालूंगा मालिक? ऑडिट रिपोर्ट में। ये डालेंगे अपन, ये डालेंगे मालिक। लेकिन कितना भी रहा तो क्या मैं फोर्स से गला पकड़ के आपसे इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं क्या? ये दिक्कत है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फोर्स नहीं यूज कर सकते आप फोर्स नहीं यूज कर सकते। आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप कंफर्मेशन कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। एक वर्ड शायद याद है, स्क्रूटिनी। आप नहीं करोगे यार, आपके पास अधिकार ही नहीं है। आपके प्रोसीजर ही ऐसे बनाए गए हैं, आपके नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज, लॉजिक बैठा क्या मालिक? ठीक है। मेरा क्वेश्चन, क्या आप 100% ऑडिट कर रहे हो क्या? अच्छा, 300 के 300 आइटम चेक कर रहे हो क्या? लेकिन 300 के 300 में 100% कर रहे हो क्या? क्यों नहीं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके कर रहे हो, मैं समझ गया। मेरा क्वेश्चन है, आप 300 के 300 में 100% क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, चांसेस, मैं मतलब आप सैंपलिंग कर रहे हो ना, तो मेरा क्वेश्चन है सैंपलिंग की जगह आप 100% करो ना। 100% क्यों नहीं कर रहे हो, ये सवाल है मेरा। इंडिविजुअली यस। वेस्ट जा रहे, यानी कहना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिधर रिस्क कम है अगर उधर रिसोर्सेज ज्यादा लगा दिए तो अपने रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं। ओके, मतलब कॉस्ट ज्यादा आ जा रही है। लेकिन डू यू थिंक कॉस्ट शुड बी द ओनली बेसिस फॉर डिसाइडिंग दिस फैक्टर? ये मैं आपको समझा दिया, इंस्टीट्यूट है। कॉस्ट के अलावा और कुछ बताइए मेरे को। टाइम ज्यादा होगा, वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस होते हैं यार, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं छोटा बोल रहा हूं, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन। आप एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना फीजिबल नहीं होता है। मैं फीजिबल जब बोल रहा हूं, मैं कॉस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। मैं वापस बोल रहा हूं, अपनी आईसीआई सीए फाइनल में जाओगे आपको क्लियर रहेगा। आईसीआई क्लियर बोलती है, कॉस्ट को कभी बेस नहीं बनाओगे। अगर किसी ने इधर कॉस्ट को बेस बनाया ना, वो बोला उसने, तू हंस रहा है, तू चाहता है कॉस्ट, बेचारे इधर एक तो हु करके बोल रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है। ओ भाई साहब, अगर कॉस्ट को अपने बेस बनाया, प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है? ओके, अगर कब, एग्जांपल बोल रहा हूं। अच्छा मेरे को बताओ, इन्वेंट्री रखी थी आसाम में। ओके, आप बोले आसाम जाने आने का खर्चा भारी पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है, उस पर रिलाई कर रहा हूं। ये सही चीज है या गलत चीज है? क्यों गलत चीज है? अभी आप तो सैंपल बेसिस पे कर सकते हो, इन्वेंट्री में आरएमएम नहीं है। अब बताओ, ये ऐसा नहीं होता। ये पर वेरीफाई करना, फिर आप बोलो आरएमएम कम है तो वेरीफाई करना चाहिए। जजमेंट, दिक्कत नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर के ये दिक्कत है कि ये पूरा जजमेंट बेस्ड है, इसीलिए अपन 100% ऑडिट नहीं करते। लेकिन कोई भी कॉस्ट के बारे में मत बोलना। अच्छा मेरे को ये बताओ, एसएम को आपने 60 आवर्स देने चाहिए थे, आपने 100 आवर्स दिए, टाइम ज्यादा गया। लेकिन ठीक है ना, रिस्क तो कमी है ना। लेकिन प्रॉब्लम किधर आएगी? अगर ऑडिट को 100 आवर्स दिया, जबकि कितने देने चाहिए? 150। ओके, मेरे को बताओ, क्या इधर रिस्क होएगा? यहां पर आपके लिए दिक्कत है। आपने 100% भी ट्रांजैक्शन किया, 100% भी ट्रांजैक्शन किया तो भी 100 घंटे में हो जाता था। लेकिन 100 घंटे में होना काफी नहीं था, उसके और डिटेल चेकिंग करनी चाहिए थी। बट रिस्क बेस्ड अप्रोच नहीं यूज किया, इसलिए आप तो इक्वल चेकिंग करोगे, ये दिक्कत हो जाती है। तो भाई साहब, सेकंड पॉइंट बोलते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में बोलते हैं। और एक दिक्कत ये ऑडिटर के लिए है कि वो सैंपल बेसिस पे काम करता है। अब मेरे को बताओ, सैंपल बेसिस पे काम किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने की संभावना। अब मेरे को बताओ, अगर 100 का सैंपल है और मैंने 10 चेक किया है, क्या ऐसा हो सकता है जो एरर है वो अपने हाथ में आया ही नहीं और बाकी 90 में एरर हो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है?
दिक्कत वाली बात, यही तो पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ। समझ में आया क्या मालिक? तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में आपको कितना चीज लिखना है? 2 चीज लिखना है मालिक। 2 चीज क्या लिखना है? इधर भी 2 चीज लिखनी है। टाइम नहीं, टाइम नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सैंपल। अपन क्या लिखेंगे? ऑडिट जो हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? सैंपल। सैंपल कर रहे हैं, 100% ऑडिट कर रहे हैं, सैंपल। तो यहां पर क्या ऐसा हो सकता है आपसे कुछ चीजें छूट जाए जो एक्चुअली में एरर वाली हो? क्या एक्चुअली फ्रॉड वाली हो, छूट जाए? अच्छा, एरर और फ्रॉड दोनों में से क्या छूटने की संभावना ज्यादा? फ्रॉड। क्यों फ्रॉड? देखो, एरर रहा तो मिलने की संभावना ज्यादा इजी है, लेकिन फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड बेस होता है। साला मैनेजमेंट जानबूझकर इतना सही तरीके से रेप्लिकेट करता है कि अपने को घंटा समझेगा नहीं कि फ्रॉड हुआ है। और दूसरी चीज आप ऑल टुगेदर समझ चुके हो, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको ओरिजिनल करके बता दिया, आपको देख के मालूम ही नहीं पड़ेगा। अरे आधार कार्ड में तेरे को दे दूंगा, तेरे को देख के मालूम ही नहीं पड़ेगा नकली आधार है ये। ओके, और तेरे को शक भी तो जाना चाहिए पहले कुछ काम करने के लिए। ये दिक्कत है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में। और दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप? दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे? अगर मैनेजमेंट मना करता है एविडेंस देने से। मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? मना करता है एविडेंस देने। आप क्या करोगे? तोड़ दो दरवाजा कर सकते हो क्या? नहीं। आप क्या कर सकते हो? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रिपोर्ट में डालना है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्या आप लॉयर के पास जाके मैनेजमेंट पे केस कर सकते हो? नहीं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो लीगल लाइबिलिटी। ओके, यानी अगर आप सपोज एक्सपर्ट एकेडमी में ऑडिट करने आए और विनोद सर मना करते हैं कुछ एविडेंस देने से, लीगल लाइब कुछ विनोद सर मना भी करेंगे तो कॉन्फिडेंसली मना करेंगे, कॉन्फिडेंटली मना करेंगे। रीजन सिंपल है कि विनोद सर पे कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है। और नहीं है तो फिर आप क्या कर लोगे यार? आपका ऑडिट प्रोसीजर का दिक्कत ये है यार। दैट इज योर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा पॉइंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये बताते हैं, ऐसा लिखते हैं। अपनी बुक लिखती है ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ये जो आपने सेकंड में पढ़ा उसी के लिंक में, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इसलिए तो दिक्कत है ना यार। अगर इन्वेस्टिगेशन के पावर ऑडिट में आ जाते तो मेरे को बताओ, क्या फिर तोड़ दो दरवाजा हो जाता था? फिर मेरे को बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस या एब्सोल्यूट एश्योरेंस? अरे भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है मेरे को बताओ? इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस जमा करता है ना। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर जो करने वाला कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर वाला बंदा होता है डिटेक्टिव। मेरे को बताओ, डिटेक्टिव क्या जजमेंट पास करता है या एविडेंस जमा करता है? एविडेंस। जजमेंट पास करने वाला जज है, लेकिन एविडेंस जमा करने वाला डिटेक्टिव है। अपन पास वो भी नहीं है ना। अपन जो एविडेंस ले रहे हैं वो सिर्फ ओपिनियन के लिए ले रहे हैं, हमको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एविडेंस नहीं ले रहे। थर्ड पॉइंट। ओके, ये एक्चुअली इसी का एलोबरेटेड वर्जन है, इसी में होना चाहिए था। आई डोंट नो वो सेपरेटली क्यों दिया आपके मॉड्यूल ने। एक्चुअली ये आंसर इसका पार्ट है मालिक, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही है ना। अगर ऑडिट प्रोसीजर ही सही नहीं है आपके, यानी ऑडिट प्रोसीजर ही अपनी दिक्कत है, इसीलिए तो अपन ये काम कर रहे हैं मालिक। आत्मा क्लियर? अच्छा, वैसे क्वेश्चन कौन सा चल रहा है अपना? इला का फुल फॉर्म इनहेरेंट लिमिटेशन टू ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन टू ऑडिट, इसका और एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सही बोल रहे थे आप। परफेक्ट। व्हाई ऑडिटर इज नॉट एबल टू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, व्हाई ऑडिटर इज एबल टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस? ये भी तो आंसर बन सकता है इसका। तो अगर मैं आपको बोलूं ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे पा रहा है, उसके कितने कारण होंगे? इला का पहला कारण नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा पॉइंट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का ही है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या नहीं है? इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आत्मा क्लियर? चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे पॉइंट में ना आपको एग्जांपल दिया गया, मॉड्यूल ने एग्जांपल दिया हुआ है, वो एक एग्जांपल ऑलरेडी है, तो वो एग्जांपल आपको लिखना है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए चौथे पॉइंट के लिए। लेकिन उसके अलावा भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताता हूं। मेरा क्वेश्चन है, ओके, सोचा, थोड़ा सा सोचिए, थॉट प्रोसेस लगाइए। मेरा क्वेश्चन है, क्या टीओसी करना चाहिए? क्यों? मैं हमेशा ये बार बार बेस रहेगा अपना, जब ये पूरे 8 चैप्टर में आप ऐसे ही सुनते जाओगे, क्योंकि यही मेन ग्राउंड है मेरा। टीओसी करना चाहिए क्यों? क्यों का आंसर चाहिए मेरे को, मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि आपने, आपके हिसाब से डिजाइन कैसी थी? अच्छी थी, पर एक्चुअली वो ऑपरेटिंग कर रही है या नहीं, इसके लिए हम टीओसी करते हैं मालिक। अच्छा, क्या हम ओपिनियन टीओसी पे देते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरीबॉडी एग्री? ठीक है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना काम किधर करना है, इसके लिए टीओसी किया अपन ने। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, 2023 22-23 का ऑडिटर मैं ही था। 22-23 का ऑडिटर मैं ही था आपके एक्स लिमिटेड में। 22-23 का ऑडिटर मैं ही था एक्स लिमिटेड में। एवरीबॉडी मेरे साथ? नहीं, आवाज नहीं आती।
ठीक है, ओके, 23-24 में आपने मुझे ही ऑडिटर अपॉइंट किया वापस, ठीक है। 22-23 में मैंने डेटर्स का टीओसी किया था। किसका टीओसी बेटा? डेटर्स। और तब टीओसी बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन मतलब बहुत अच्छे कंट्रोल थे। ओके, 23-24 में मैंने वापस टीओसी किया क्योंकि मेरे को वापस कॉन्फिडेंस लेना था। मैंने कॉन्फिडेंस लिया, डेटर्स पे वापस कॉन्फिडेंस आया, और 23-24 में भी टीओसी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तोड़। 24-25 में मैंने ऐसा सोचा कि 22-23 में एविडेंस लिया था टीओसी का, अच्छा था। 23-24 में एविडेंस लिया, अच्छा था। 24-25 में वापस टीओसी पे टाइम क्यों डालू मैं डेटर्स के? जो इंफॉर्मेशन मैंने पहले, देखो मेरे को बताओ, टीओसी करना टाइम कंज्यूमिंग रह सकता है ना मेरे लिए? क्या मेरा कॉस्ट जाने वाला है? अच्छा मेरे को बताओ, टीओसी की इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है? सब लोग बताइए, क्या टीओसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी? लेकिन क्या टीओसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे कॉस्ट डालनी पड़ेगी? तो जो कॉस्ट डाल रहा हूं और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरे को अच्छी मिली, तो अब वापस वो कॉस्ट इनकर क्यों करूं? कॉस्ट इनकर मतलब क्या? कॉस्ट मतलब समझ में आ रहा है? कॉस्ट कौन सा? रिसोर्स लगाना, टाइम डालना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, समझ में आया? मैंने डिसाइड किया कि पिछले टीओसी पे ही रिलाई करते हैं। नहीं कर सकते ऐसा किसने बोला? किसने बोला नहीं कर सकते? क्या मैंने कभी ऐसा बोला? नहीं, अभी तक अपना डिस्कशन है नहीं। ओके, देखो एविडेंस आप पिछला वाला बेस यूज नहीं ले सकते भाई। आप बोल नहीं सकते पिछली वाली सैलरी स्लिप, पिछले साल की सैलरी स्लिप देखी थी, वो इस साल भी चलेगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या दिक्कत है? रीजन सिंपल है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे आप क्या ओपिनियन देते हो क्या? नहीं, बस टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसलिए कर रहे हो कि ज्यादा करे या कम करे। तो अब मेरे को बताओ, 2 अटेम्प्ट पहले मेरे को लगा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल बहुत बेहतरीन थे। ओके, तो मेरे को बताइए, टेक्निकली सोच के बताइए, टेक्निकली सोच के बताइए, तीसरे साल में मैं सोच रहा हूं वो कंट्रोल अच्छे थे, तो इसलिए मैंने काम कम किया या ज्यादा किया? अच्छा, टीओसी तो किया ही नहीं, मैंने ये बता रहा हूं। 24-25 में टीओसी नहीं किया, तो अब मेरे को बताओ, मैं एविडेंस ज्यादा लूंगा या कम लूंगा? कम लूंगा। क्यों? मेरे दिमाग में क्या था? कंट्रोल अच्छे थे, लेकिन क्या इस साल में चेंजेस हो सकते हैं? दिक्कत है। चौथा लिमिटेशन। चौथा लिमिटेशन क्या है सर? चौथा लिमिटेशन इज बेसिकली ओके, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए इसको। अगर आप ये नहीं समझे तो कॉन्सेप्ट आपका इर्द गिर्द हिल जाएगा। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो टाइम जा रहा है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट जा रही है, ओके, वो उतना बेनिफिट नहीं दे रही है। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑडिट के लिए कॉस्ट ज्यादा जा रही है, ये डिस्कशन नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट जा रही है या उससे जो बेनिफिट आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा है, इसीलिए अपन ने वो एरिया छोड़ दिया। वो एरिया पिछले वाले पे रिलाई किया, क्योंकि पहले भी इंफॉर्मेशन मिली हुई है हमें, हमने उस पर रिलाई किया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। कॉस्ट एंड टाइम ओके ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, उसका जो टाइमलीनेस है और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, उसका जो कॉस्ट है, ये अपने लिए फीजेबल नहीं है। द टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द टाइमलीनेस, कान खुले, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ओके द इंफॉर्मेशन ओके जो हम लोग लेंगे, इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेंगे, उसका जो रिलेवेंस है, अगर वो कम हो जाता है तो हमारे लिए और एक इला आ जाता है, हमारे लिए और एक इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाता है। ठीक है, ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, इसके ये छोड़ दो, मतलब ये कॉन्सेप्ट बैठा दो, पर अभी के लिए पार्किंग लॉट में डालो। और एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, ऑडिटर अपॉइंट कब होता है? एक एग्जांपल दीजिए, ऑडिटर का अपॉइंट कब होता है? एजीएम में होएगा। एजीएम का डेट बताइए। 31 मार्च, 31 दिसंबर, सितंबर वो लास्ट डेट है, पर एजीएम एक डेट रखिए जब ऑडिटर अपॉइंट होगा। अच्छा मैं ही लेता हूं, जाना तुमको बोलूंगा तो महाकसम तुम तो किधर ठोक दोगे। 19 जून, 19 जून एजीएम हुआ मालिक। 19 जून एक बेहतरीन दिन। आगे तोड़ दे है, तोड़ आगे। नया ऑडिटर आया था। ओ वाह वाह वाह, नया ऑडिटर नहीं आया था, एक तोड़ आया था। 19 जून एजीएम हुई, यानी मेरे को बताओ, क्या मिस्टर ए को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया? ठीक है, अब मेरे को बताओ 19 जून 23 ईयर है, तो ये ऑडिटर कौन से ईयर का है? मेरे को ईयर बताओ। 23, 24, एवरीबडी क्लियर? ओके, वो आया अपॉइंट, समझा नहीं है? ठीक है, अब मेरे को बताओ ऑडिट कब से चालू करेगा?
एक डेट बताओ अभी, 19 जून के बाद ही चालू करेगा, अपन एज्यूम करते हैं 1 जुलाई, क्योंकि उसके पहले एग्रीमेंट मालूम है ना, एंगेजमेंट लेटर, वो सब टाइम पास करते बैठेगा, सब ओके, कंप्लायंस से सब काम करेगा, 1 जुलाई से काम चालू किया। मेरे को बताओ 1 जुलाई से जब ऑडिट करने आएगा, क्या वो 1 जुलाई से ऑडिट करेगा या 1 अप्रैल का ऑडिट करेगा? क्या 1 अप्रैल का ऑडिट देखना ही नहीं चाहिए उसने? यानी 1 अप्रैल के उसने ट्रांजेक्शन चेक ही नहीं करने चाहिए? चेक करने चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? समझने कोशिश करो। अगर कोई फ्रॉड ओके अप्रैल महीने में हुआ रहेगा, देखो अगर कोई फ्रॉड अप्रैल महीने हुआ रहेगा, क्या उसको जुलाई में ढूंढना आसान होगा? समझो, प्रैक्टिकली समझो इसको। ओके देखो, अगर फ्रॉड रिसेंटली हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना या ढूंढना आसान होता है, लेकिन एक बार फ्रॉड बुक्स के नीचे दब चुका होता है, उसको ढूंढना आसान या मुश्किल? मुश्किल। रीजन सिंपल है, क्योंकि अप्रैल के ट्रांजैक्शन, देखो अगर अप्रैल में कोई फ्रॉड हुआ रहेगा, जिसने भी फ्रॉड किया होगा, चलो मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, मेरे को बताओ जिस दिन फ्रॉड हुआ रहेगा, सपोज कुछ पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, उस दिन या उसके 2-4 दिन इर्द गिर्द में फ्रॉड आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। लेकिन मेरे को बताओ 2-4 दिन तक क्या मैनेजमेंट सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत सेट कर देगा? क्या पूरा ट्रेल मतलब लॉग, समझ में आ रहा है? लॉग्स, पूरा लॉग्स अच्छे से बना देगा? मेरे को बताओ जुलाई में उसको आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग टास्क होगा कि नहीं होगा? यही चौथा पॉइंट कॉन्सेप्चुअली ये भी जाता है कि टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब बनाया गया है और ओके जो इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी है उसका रिलेवेंस उस टाइम पे कम हो जाता है। ओके इसके 2-3 एग्जांपल है। एक तरीका हो सकता है, आप बोलोगे सर फिर इसको ओवरकम कैसे करें? देखो इला है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसको ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन टेक्निकली एक ऐसा हो सकता है, अगर ऑडिटर कंटिन्यूअसली काम करे, कंटिन्यूअसली मतलब हर दिन काम करे और 100% ऑडिट करे, तो शायद चौथा पॉइंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। लेकिन डू यू थिंक इट इज फिजिबल फॉर 100% ऑडिट ऑल्सो? और जब मैं 100% ऑडिट बोल रहा हूं, मतलब टीओसी करके सब कुछ करना। ओके ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है ऑडिटर के लिए, इसीलिए ये और एक इला का हिस्सा है। मैं वापस बता रहा हूं, ये इला का हिस्सा क्या है सर? मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म ऐसा है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या लिखा है मैंने? टाइमलीनेस ऑफ, वापस चाहिए, टाइमलीनेस ऑफ एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ओके यानी क्या हुआ, जब फाइनेंशियल रिपोर्ट बना है और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ओवर अ टाइम उसका जो रिलेवेंस है वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और इसका एक एग्जांपल जो मॉड्यूल ने दिया हुआ है, एग्जांपल एकदम सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था। ओके पिछले साल कंट्रोल्स पे अगर मैं रिलाई करता हूं, ओके और आज रिलाई करता हूं और आज उसके बेसिस पे मैं कुछ डिसीजन लेता हूं, मेरे को बताओ पिछले साल की इंफॉर्मेशन पे आज रिलाई करना, क्या वो इंफॉर्मेशन आज के लिए उतना ही रिलाई होगा जितना पिछले साल था? नहीं। ओके यानी जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन से साल की है? अगले साल की। इंफॉर्मेशन कौन से साल की है? पिछले साल की। क्या वो रिलाई करने लायक रहेगी क्या? नहीं। ओके क्योंकि ओवर ए पीरियड उसका रिलेवेंस कम होता जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी आपका सवाल आएगा सर फिर कर लेना चाहिए टीओसी, तो फिर तो मेरा तो क्वेश्चन नहीं आता, फिर तो सब कुछ करना ही चाहिए। फिर ऐसा नहीं होता, ये जजमेंट होगा भाई ऑडिटर का, फिर तो आप 100% हर जगह 100% ही करने बोलोगे मेरे को तो। ओके और मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा अभी टीओसी का एक छोटा सा ओफू में क्लियर करता हूं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग वाला। जुलाई में मैं ऑडिट करने आया, अभी तो डेट जुलाई क्लियर है ना, तो सबसे पहले मैं एविडेंसेस लू या पहले टीओसी करूं? एविडेंसेस लेवे या टीओसी करे? एविडेंसेस मतलब सैंपल्स पूरा उठावे या टीओसी करे? पहले टीओसी, क्योंकि एविडेंस ज्यादा लेना या कम लेना? एवरीबॉडी, तो मैंने टीओसी किया जुलाई में, टीओसी करके 250 और 50 हुआ ना, तो मेरे को बताओ अभी एविडेंस लेना चालू करेंगे, किस में एविडेंस ज्यादा लूंगा? 50 में ज्यादा और 250 में कम। क्या एविडेंस लेंगे, छोड़ दो, पर लॉजिक बैठ रहा है इधर तक? एवरीबॉडी ठीक है। ओके अब मेरा सवाल उठता है, 50 में कम ज्यादा लेंगे और 250 में कम लेंगे। अब जुलाई मैंने एविडेंस ले लिए, ओके जुलाई अगस्त नहीं आऊंगा, सितंबर नहीं आऊंगा, अब मैं वापस अक्टूबर में आया, अक्टूबर में ऑडिट करने आया। मेरा क्वेश्चन है, क्या मुझे वापस टीओसी करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड्स क्या बोलेंगे? क्या वापस टीओसी करना चाहिए? पक्का? क्यों नहीं करना चाहिए? आगे टाइम नहीं, टाइम का लॉजिक बाद में बताएंगे, पर टेक्निकली आप मेरे को बताओ,
आपका ऑलरेडी डिवीजन 250-50 का है ही ना। पर क्या ऐसा हो सकता है इधर अक्टूबर में आके वो 240 और 60 हो जाए? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या 250 में वापस अपन ने टीओसी करना चाहिए? तो ये अभी आगे जाओगे स्टैंडर्ड में अपन पढ़ेंगे 500 स्टैंडर्ड में। ओके, यूजुअली अगर एक बार टीओसी किया, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, कान खुले, कान खुले, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, उस पर आप टोटल जब टीओसी करोगे उसके बाद आप टोटल 3 ऑडिट में रिलाय कर सकते हो। कितने ऑडिट में? 3 साल नहीं बोला मैंने, 3 साल नहीं बोला, 3 ऑडिट। ऑडिट जब कर रहे हो सकता है 3 महीने, हर महीने ऑडिट करने आ रहे हो तो 3 ऑडिट खत्म हुए। तो अगर मैंने टीओसी किया, मैंने टीओसी कब किया बेटा? इधर जुलाई में, तो क्या मैं अक्टूबर में उस पर रिलाय कर सकता हूं? यस। ओके, और वापस 250 और 50 के हिसाब से ऑडिट करूंगा। समझ में आया? ऐसे ही करूंगा। अब मेरे को बता, मैं दिसंबर में ऑडिट करने आया, 250 और 50, वापस मैं टीओसी रिलाय वैसे ही करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं टीओसी वापस। लेकिन अब मेरे को बता, मैं जैन में ऑडिट करने आया, क्या मुझे टीओसी करना कंपलसरी होगा? यस, क्योंकि टीओसी एक बार टीओसी किया, वो एक बार टीओसी किया हुआ कितनी बार रिलाय कर सकते हो? 3 ऑडिट में। मेरा क्वेश्चन है, 3 ऑडिट हो गया ना? 1 ऑडिट, 2 ऑडिट, 3 ऑडिट। सर व्हाट इफ अगर ऐसा होता था, मेरे को स्क्रीन पे देखो, हाँ स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, अगर जुलाई में किया, अगस्त में भी आपने ऑडिट किया, सितंबर में ऑडिट किया, मेरा क्वेश्चन है आप टीओसी कब करना पड़ेगा? अक्टूबर में, क्योंकि आपने 3 बार ऑडिट कर लिया, 3 बार ऑडिट कर लिया। तो एक बार टीओसी करते हो, कितने बार तक रिलाय कर सकते हो? 3 बार। एक टीओसी में 3 बार। इमेजिन करो, एक टीओसी किया और आपने उस साल और कुछ काम ही नहीं किया, जुलाई में काम किया आपने, सपोज जुलाई में टीओसी किया, अच्छा जुलाई का छोड़ दो, जुलाई में जो टीओसी किया, फिर वापस दिसंबर में टीओसी किया, दिसंबर में भी आपने क्या किया? टीओसी। ओके, और आपने ऑडिट ओपिनियन दे दिया। अब अगले साल का ऑडिट वापस आ रहे हो, अगले साल जून में आ रहे हो ऑडिट करने। अगले साल कब आ रहे हो? जून में। क्या मैं इस टीओसी पे रिलाय कर सकता हूं जो पिछले साल के ऑडिट ईयर का था? अच्छा ये देखो, ये 22 और 23 है, ये 23 और 24 है, सबको समझ में आ रहा है ना? तो मेरे को बताओ, 22 और 23 में जो टीओसी किया था दिसंबर में, क्या मैं उसको जून में यूज कर सकता हूं क्या? यस, क्योंकि मैंने क्या बोला, वंस इन 3 ऑडिट्स। वो 3 ऑडिट साल में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया? ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो यही तो ईला का डिस्कशन है। अभी आप बोलोगे सर फिर तो करना, स्टैंडर्ड ने ऐसा करना चाहिए था हर ऑडिट में करवाना। अरे आप वापस नहीं समझ रहे हो, टीओसी करना इज रिसोर्स, जबकि टीओसी इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव। टीओसी इज ओनली ए बेंचमार्क टू स्टार्ट द अपना ऑडिट। ऑडिट प्रोसीजर में टीओसी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑडिट कितना करना है ये समझ में आए। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? आपको लॉजिक समझा? अभी प्रॉब्लम समझी? तो अब मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट अभी क्लैरिटी आई क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टाइम और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यूज कर रहे हैं, उसका रिलेवेंस कम हो सकता है। जेपाना मालिक ये दोनों पॉइंट एवरीबॉडी? तो अब मेरे को बताओ, अगर इस केस में लिया रहेगा, सुन 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 सुन, ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको स्क्रीन पे दिया, लास्ट वाला एग्जांपल क्या था? लास्ट वाला एग्जांपल मैंने टीओसी कब किया? दिसंबर में, और मैंने उसको अगले ऑडिट में यूज किया कब? जून में। मेरे को बताओ, क्या ऐसा हो सकता है अब इस साल में अपने से कुछ मिस होने की संभावना हो? यस। तो जब, अच्छा तो अभी अगर टेक्निकली आपको आंसर समझा तो मेरे को बताओ, अगर इधर रीजनेबल एश्योरेंस मैंने 99% दिया होगा, तो इधर रीजनेबल एश्योरेंस 99% रहेगा या उससे कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अपन ने पिछला इंफॉर्मेशन यूज किया। कुछ समझ में आ रहा है? यानी पहले वाले में क्योंकि अपन ने सब इंफॉर्मेशन यूज की थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तोड़ था, लेकिन आगे मेरे को कॉस्ट थोड़ा सा बचाना था, टाइम बचाना था, रिसोर्स बचाने थे, इसलिए मैंने टीओसी का पिछला वाला इंफॉर्मेशन का यूज किया। लेकिन क्या इसकी वजह से रिस्क बढ़ गया? रिस्क क्या बढ़ गया? दैट इज इला। तो इसमें क्या हो गया, 99% तो नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगा। पर कम कितना होगा आप डिसाइड करो, आप देखो, आप चेक करो, उसके बाद रीयूज करते हैं। सर क्या ये कंपलसरी है जून में हमको इसको यूज ही करना? कौन बोला कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। ओके, ऑडिटर चाहिए तो जून में वापस कर सकता है, लेकिन वो रीयूज भी कर सकता है, क्योंकि रीयूज करने का ऑप्शन किसने दिया? स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड ने अगर रीयूज का ऑप्शन दिया तो कर सकता है मालिक। भारत माता की जय। जेपा मालिक एवरीबॉडी? अरे हाय आना पक्का? ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके मेरे को बताओ, आप ऑडिट करके खत्म कब करोगे? ईयर एंड मतलब मार्च? क्या मार्च में रिपोर्ट 31 मार्च को रिपोर्ट दे दोगे?
31 मार्च को तो रिपोर्ट भी नहीं बनेगी, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने को 10-15 दिन जाएंगे, उसके बाद आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे। ऑडिट रिपोर्ट दिया, और ऑडिट रिपोर्ट जो जाएगा वो जाएगा एजीएम में। एज्यूम करो ऑडिट रिपोर्ट आपने दे दी होगी समथिंग अराउंड अप्रैल में, और एजीएम कब आया? 19 जून। अरे भूलो मत एजीएम का डेट, अरे ये डेट भूलो ही मत, बाकी सब भूल जाओ। 19 जून, ओके। तो एजीएम की डेट, और ऑडिट रिपोर्ट आई 28 अप्रैल। कौन सी अप्रैल? 28 अप्रैल। ऑडिट रिपोर्ट 28 अप्रैल को दे दी अपन ने, किसको? मैनेजमेंट को। और 19 जून, इसके बीच में अगर कुछ फ्यूचर अनसर्टेनिटी आ गई जो आप देख ही नहीं रहे हो, जिसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत चैलेंज है, फ्यूचर इवेंट्स आइडेंटिफाई करना हमारे लिए चैलेंज है। इंस्टीट्यूट ने अनाउंस करके ओके ईआईएस निकाला। व्हाट इफ अगर अभी ईआईएस पढ़ाता रहता और इंस्टीट्यूट अभी नोटिफाई करती, अभी ईआईएस की बात चल रही है, सपोज ईआईएस की बात चल रही है, आप ईआईएस में बैठे हो और इंस्टीट्यूट का अब भी नोटिफिकेशन आता है कि मई 24 के लिए ईआईएस एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, रिफंड क्राइटेरिया और रिफंड का कॉन्सेप्ट है, आप समझे? आप रिफंड लोगे क्या? मेरे बुक से सेल्स खत्म हुए तो गोइंग कंसर्न तो इंपैक्ट हो गया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, कितना भी ऑडिटर अच्छे से असेसमेंट करे गोइंग कंसर्न का, पर आज के डेट में फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना इज चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरीवन। और आपने शायद, मेरे ख्याल से आप सब लोग ने कोविड के एरा में देख लिया होगा कि कितने सारे धंधे बंद हो चुके हैं, कितने सारे बिजनेस मॉडल को हैम्पर हुआ है। इट इज नॉट सो इजी, मैं आपको बता रहा हूं आज के डेट में। और यही चीज ये लोग बोलते हैं फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना। क्या बोला मैंने? फ्यूचर। अभी मेरे को बताओ, मार्केट अगर आपने देखा होगा 4-5 दिन में मार्केट बहुत तोड़ ऊपर जा रहा है, कुछ मालूम है मार्केट के ऊपर क्यों जा रहा है तोड़ ऊपर? अदानी वाला जो क्यों जा रहा है, अदानी पोर्ट्स, क्या मतलब? अगर किसी को मालूमात है तो मेरे पास नहीं है, कल बता रहे थे प्रशांत सर, डिस्कशन कर रहे थे, अदानी पोर्ट्स वो एकदम 150 रुपया, एकदम अदानी पोर्ट्स 150 रुपया। क्या क्या कारण क्या था? कारण क्या है ये सब होने का? कारण क्या है? अगर आप लास्ट 4 दिन पहले की कहानी देखो, 4 दिन में ऐसा क्या घट गया जिससे ये मार्केट और सब ऐसे ये अदानी रिलायंस ऊपर बढ़ने लग गए। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आगे खत्म ना कहानी। अरे भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 3 भी ले लिए ना, कहानी आधी उधर ही खत्म है। आधा इंडिया का आबादी इन 3 में बैठ जा रहा। ओके, उत्तर प्रदेश, अरे बड़े बड़े स्टेट है भाई मेरे, तो इधर आ गया, इसका मतलब अगले मतलब वापस आएगा। ओके, आ गया, वो कंफर्म है। अभी तो कोई मतलब आगे आप बोलोगे अगले साल का इलेक्शन बचा है। अरे मेरे भाई, जो स्टेट बचे ना वो, हाँ, वो चोमू चोमू स्टेट से अपनी अपने, एक यूपी छोड़ दिया तो, पर यूपी तो वो उधर ही फेवरेटिज्म है भाई। राम मंदिर मतलब वो एजेंडा तो क्लियर ही है ना। तो अब मेरे को बता ये कंटेक्स्ट कैसे अब मेरे को बता। ओके, इमेजिन कर अगर ये नहीं होता और इसका रिवर्स होता, क्या फ्यूचर इवेंट्स इंपैक्ट होते थे? ये आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ये लोग बताते हैं 5वां पॉइंट इलाका ये है। मैं वापस बोल रहा हूं सर, ये 5 पॉइंट जो आपने इलाके पढ़े हैं, ये क्या है? ये ऐसा है कि ऑडिटर पूरा 100% भी ऑडिट कर लेवे, 100% भी ऑडिट कर लेवे, तो भी वो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकता। कारण ये 5। आप बोलोगे सर अपन ने इधर तो सैंपल के बारे में लिखना है, इधर तो आप बोले सैंपल के बारे में लिखना है, पर मैंने क्या बोला? सैंपलिंग जजमेंट डिसीजन है। किसका जजमेंट डिसीजन है? ऑडिटर का। लेकिन अगर भाई साहब ऑडिटर डिसाइड करता है मैं 100% ऑडिट करूंगा सर, पूरा रिसोर्स खर्च कर लूंगा, मुझे मिल रहा है 8 करोड़, मैं 50 करोड़ लगाऊंगा इस कंपनी में, शेयर होल्डर की जिम्मेदारी मेरी, फिर भी ईला लगेगा उसको। सर उसका कारण, 2 कारण बता रहा। सबसे पहला कारण नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी आपको जो एविडेंस दिए गए वो सब्जेक्टिव है रे। मैनेजमेंट आधा सब्जेक्टिव जजमेंट लगाएगा। एस्टिमेट्स, मेरे को बताओ, एस्टिमेट जो कैलकुलेशन होते हैं, एस्टिमेट जो होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी, मेरे को बताओ क्या ये जजमेंट ही है? कैसे आइडेंटिफाई होगा यार जजमेंट? आप लॉयर भी बुलाओगे, बहुत बार लॉयर भी बता नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली कितना आएगा आउटकम। केस किया है 100 करोड़ के लिए, क्या मैं 100 करोड़ पे करने को आता है ऐसा लिखते अपन? नहीं, हो सकता है उसमें से 10 करोड़ ही पे करने को आए। कंटिजेंट लायबिलिटी में मैंने खाली 10 करोड़ लिखा है, जबकि 100 करोड़ है। अब मेरे को बताओ एक्चुअली 100 करोड़ आएगा कि 10 करोड़ आएगा पे करने को? जजमेंट कुछ नहीं कर सकता, तेरे हाथ की बात ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, तेरे प्रोसीजर ऐसे है, अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो
एविडेंस ही नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा और तीसरा मैंने बताया था तेरा साथ में ही है। तीसरा पॉइंट एक्चुअली दूसरे में ही आना चाहिए था भाई, वो काहे के लिए नहीं आया मालूम नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट लाइक इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो महाकसम ढूंढ के बिठाता, तेरे को गारंटी देता था मैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर जो भी है वो ट्रू एंड फेयर है, लेकिन ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है भाई। ओके, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 पॉइंट है जिसकी वजह से हम कौन सा एश्योरेंस दे पा रहे हैं मालिक? रीजनेबल एश्योरेंस। एवरीबडी क्लियर? सबका ध्यान स्क्रीन पे। चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हमारे पास सिलेबस में 2 पार्ट है कवरेज में। स्क्रीन पे देखोगे, सबसे पहला पार्ट होगा बेसिक्स और दूसरा पार्ट होगा एश्योरेंस। एश्योरेंस से ज्यादा इंगेजमेंट लिखते हैं अपन, उसके अंदर एश्योरेंस बाद में करेंगे। इंगेजमेंट। तो चैप्टर 1 को कितने इसमें डिवाइड करोगे मालिक? 2 पार्ट। कौन सा 2 पार्ट? बेसिक्स एंड इंगेजमेंट। अच्छा, बेसिक्स में पहला सवाल बेसिक्स का पहला सवाल, आराम से जाइए। सबसे पहला सवाल अपन ने जो खत्म किया वो कौन सा था बेटा? रिलेशनशिप। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्वेश्चन ब्रेक के पहले जस्ट खत्म किया, स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप। चौथा क्वेश्चन क्या होगा बेटा? ईला। ईला का फुल फॉर्म इनहेरेंट लिमिटेशन टू ऑडिट। इसके अलावा एक छोटे छोटे 5-4 क्वेश्चन है, लेकिन मैं चार्ट बना रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। और एक सवाल आ जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। क्या फायदे हैं क्या ऑडिट करने के? जिसमें से 4-5 फायदे अपन ने ब्रेक के पहले डिस्कस किए थे। शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फ्रॉड एरर चेक होगा। अच्छा, क्या कंट्रोल्स पे भी कॉन्फिडेंस आएगा? कंपनी को आएगा। ओके, अच्छा, क्या एम्प्लॉय भी डर के रहेंगे? देखो, अगर ऑडिट नहीं होगा तो एम्प्लॉय फ्रॉड करने की संभावना, लेकिन अगर एम्प्लॉय को मालूम है महाकसम साला ऑडिटर आया है, डरेगा कि नहीं डरेगा? बेनिफिट्स। 5 आंसर है, लिस्ट है एकदम आराम से। पर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। उसके अलावा ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट मतलब क्या सर? क्या सर ऑडिट कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी। कंपनी एक्ट में कंपलसरी। ओके, पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म एक्ट आपने पढ़ा है क्या? ओके, पार्टनरशिप एक्ट उसमें ऑप्शनल है वो। सोल प्रोपराइटर ऑप्शनल। ओके, तो सोल प्रोपराइटर ऑडिट क्यों करवाएगा? वापस बेनिफिट्स। बेनिफिट्स है इसलिए तो ऑडिट करवाएगा वो। अच्छा, आपने कभी सुना है गवर्नमेंट सब्सिडी देता है? तो सब्सिडी देने के लिए क्या गवर्नमेंट को ऑडिट करवाना जरूरी है? ओके, गवर्नमेंट चाहता है कि ऑडिट करवाओ। ओके, ऑप्शनल है ये, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। अच्छा, टैक्स में तुम्हारा इनकम टैक्स 2 करोड़ के ऊपर गया तो सबको ऑडिट करना पड़ेगा, जो 2 करोड़ के ऊपर गया है। ओके, कंपलसरी, क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर गया तो ऑडिट कंपलसरी। भारत माता की जय। झेपा के मालिक एवरीबडी। ओके, हु विल अपॉइंट ऑडिटर, इसका खाली जिस देखेंगे, बाकी ये बाद में आएगा, आपके सिलेबस में कवर करेंगे। लेकिन आपको आइडिया आ जाना चाहिए कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? शेयर होल्डर। क्या गवर्नमेंट नहीं करती? कभी कभी गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा? शेयर होल्डर नहीं करते। गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर कौन होता है? गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर कौन होता है? गवर्नमेंट ही होता है। तो उस केस में कैग करता है। कैग सुना है कभी? कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपना सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, अपना मेन माई बाप है इंडिया का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ओके, रीड करके छोड़ोगे, याद नहीं रखोगे इधर। एंड लास्ट और एक रटने वाला पॉइंट होगा, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्या बोला मैंने? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? एकदम तोड़ बिजनेसमैन होता है ना, वैसा होना चाहिए। ऐसा ही है, टैक्ट होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो लॉजिक है। कितने सवाल स्क्रीन पे दिख रहे हैं मालिक? अगर आप देखोगे, ओके, ये 3, 6, 8 क्वेश्चन आपके बेसिक्स में काम खत्म होता है। 8 क्वेश्चन की लिस्ट क्लियर है मालिक? और दूसरा पोर्शन कौन सा वाला मालिक? इंगेजमेंट। ओके, इंगेजमेंट में आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, जिसका छोटा सा पोर्शन एक है, 1 मिनट में सिर्फ, एक है एश्योरेंस इंगेजमेंट और दूसरा पोर्शन है जो अपन खत्म कर चुके हैं। कौन सा? स्टैंडर्ड्स। एवरीबॉडी क्लियर? स्टैंडर्ड्स वाला मालूम है 15वां वाला पॉइंट, बस उसमें स्टैंडर्ड्स में एक ही पोर्शन बचा हुआ है। कौन सा? एसक्यूसी। पर वो एसक्यूसी एक ही है, इसलिए 5 है, इसके लिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा।
और एश्योरेंस एंगेजमेंट जो भी पोर्शन है ना, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद आएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने प्रकार के होंगे? तीन। कौन से तीन? ऑडिट, रिव्यू एंड एश्योरेंस। ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू में मॉडरेट वर्ड नहीं बोलोगे, लिमिटेड एश्योरेंस। और एश्योरेंस में अदर देन HFI। याद है एक चार्ट बताया था मैंने, वही तो पॉइंट इधर। और ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस अपन डिस्कस करेंगे, और एक छोटे सा 5-4 पॉइंट अपन डिस्कशन में डालेंगे जो अपन ने कल डिस्कस किया था। इफ यू रिमेंबर, एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितने पार्टीज होती है? दो नहीं, तीन। कौन कौन? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेजियर। उसके बाद और एक क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। और क्या होता है? क्राइटेरिया। बस यही आंसर में क्लोज होगा। एवरीबॉडी क्लियर? ये पोर्शन अपन कल देखेंगे, क्लोज करेंगे कल वाले इस पॉइंट को, चैप्टर को। और कल अपन नोटबुक में जो भी लिखेंगे, कल अगर आप फुल स्क्रिप्ट लेके आते हो पूरा वो, या बीच का सेट जिसमें ये चार्ट बनाएंगे, इसी के नीचे सारे पॉइंट्स फिल करेंगे अपन, जिसके अंदर आपका एक पेज में ये चार्ट खत्म हो जाना चाहिए मालिक। मतलब आपके नोटबुक के अंदर ही, हाँ नोटबुक के अंदर ही, आप इसको अलग से मत बनाइए। और आप घर पे जाके हर वीकेंड पे काम धंधे पे लगिए, इसको एक चार्ट बना दीजिए और घर पे चिपका दीजिए, ताकि वापस आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़े मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? सी यू टुमारो मॉर्निंग। हasta la vista, टेक केयर। भारत माता की जय। तोड़ करिए, जिंदगी जिए।